हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंडियन पॉलिटिक्स की रामबाण सीरीज के अंदर हम इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। और उसी सीरीज के अंदर हमने अब तक इंडियन पॉलिटिक्स की कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे, तो उन एक्ट्स के ऊपर अभी तक हमने बात की। तो इसकी 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखें तो पहले आप उन एक्ट्स की वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर वापस आना। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, हाउ वी मेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे असेंबली बनी, कितने मेंबर्स थे, क्या क्या कमेटी बनी तो हेड कौन थे, किसने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया। ये सब की सब चीज़ें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक का नाम है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो वर्ड है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहाँ पर हम नाम से ही पता लग रहा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से बनाया गया था, क्या क्या चीजें थी। अब जैसा आपको पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था हमने इसको, लेकिन इनेक्ट नहीं किया था। और इनेक्ट करने के लिए हमने 26 जैन 1950 की डेट को फाइनल किया और उसी दिन इसको इनेक्ट कर लिया गया था, यानी कि इम्प्लीमेंट कर लिया गया था। और इसके बीच में जो टाइम लगभग 2 महीने का जो टाइम पीरियड लगा, 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, इस बीच में कुछ सेशन हुए और एक मीटिंग भी हुई। और मीटिंग कब हुई थी हमारी? 24 जनवरी 1950 को, जिसको हमने सिग्नेचर मीटिंग के नाम से जाना। तो ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको अभी, कैसे कैसे बना था, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ये मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी और इन डेट से शुरू, अब यहाँ पर तो खत्म हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका। तो उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना शुरू हो गया था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर लागू हो गया, सारा का सारा काम हो गया। तो हमने इंपॉर्टेंट डेट कौन सी रखी? 26 जैन। हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंस हो गया था 15 अगस्त 1947। हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका था। तो उसी बीच में जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने हुए थे, जिसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? अब हमें कोई दूसरा कंट्री रूल कर रहा है, ब्रिटेन वाले हमें रूल कर रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हुई कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आते हैं कि अब देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, सारी की सारी चीजें दोबारा से बात करेंगे। मैंने वर्ड यूज किया कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही ये वर्ड आया हमारे दिमाग के अंदर, जो वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। भाई क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? पहला क्वेश्चन तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने लिख दिया, है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? पता ही नहीं है, बताओ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको क्यों बनाया गया? भाई बताओ अब क्यों बनाया गया। अगर चलो बनाने की वजह भी आई, अब बनाया कैसे? कैसे हाउ वी डिड इट, कैसे इसको बनाया, क्यों बनाया गया, क्या है, क्या ये चीज। चलो बना भी लिया किसी तरह से। अब बना लिया तो कौन कौन इसके मेंबर रहे, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं हाउ और बाय whom, कि किसने बनाया। भाई क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमने बनाया, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे इसको बनाया, किसके द्वारा बनाया। अब ये सब चीजें हो गई तो भाई कुछ ना कुछ तो पैसे भी लगे होंगे, बजट भी होगा कुछ। अब ये बना लिया,
बनाना भी शुरू कर दिया, बना भी दिया, क्यों की भी वजह आ गई, किसने बनाया ये भी बता दिया, पैसे भी लग गए। अब इन सब के पीछे किसका कंसेप्ट था, आइडियोलॉजी किसकी थी, यानी कि एडवाइजर भी होगा कोई ना कोई, है ना। अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ गए, अभी आपके दिमाग में हो सकता है और भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाए कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किसने बनाया, पैसे कितने लगे, कहा किसने, सलाह किसने दी, है ना। तो ये सब चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट, कि है क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो वर्ड लिख दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ बुक विच इज सेट ऑफ रूल्स, जहां पर कुछ बेसिक रूल्स की बात की गई है, उस किताब को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बनाई किसने थी, बनाई किसने थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पूरा ही लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसके अंदर रूल्स की बात की कि हमारे इंडियन, पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी को, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसको कैसे रूल किया जाएगा, उसको, उसके अंदर जो गवर्नेंस जो सिस्टम चलेगा, उसको किस किस टाइप से हम डिवाइड करेंगे, किसको क्या पावर देंगे, कैसे कैसे कोई प्रॉब्लम अगर अराइज हो गई तो उसको कहां पर निपटाएंगे, जुडिशरी के लिए हम कहां जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ भी इनजस्टिस होता है तो हम कहां जाएंगे। तो इन सारी की सारी चीजों के ऊपर हम अभी बात करेंगे, और कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये क्या है, सेट ऑफ सम बेसिक रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है जी, व्हाट का आपको आंसर मिल गया। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई, क्यों हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। यहां पर ये क्वेश्चन बन गया कि क्यों बनाया, और अगर आपके पास व्हाट, वाई, हाउ, अगर इन तीन क्वेश्चंस के आंसर हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगर इनका जवाब आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई लूप होल है, कोई गलती हो रही है आपसे, आप इन चीजों को सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ पा रहे। तो व्हाट की वजह बता दी। अब वाई की बात करते हैं कि क्यों हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्यों बनाया भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या जरूरत पड़ गई थी, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वो हमें रूल कर रहे थे, ठीक है करते रहेंगे, हमें क्यों जरूरत पड़ी, हमें इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना तो कैसे होंगे, और अगर हम इंडिपेंडेंट हो भी गए तो अब अपने देश को एक स्मूथली वे में किस प्रकार से रूल करेंगे, कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, तो उसके पीछे की वजह क्या है। अब देखो हमारा देश किसकी कॉलोनी था, हम कॉलोनी बने हुए थे ब्रिटिशर्स की, है ना। हमारा इंडिया किसकी कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स का। कॉलोनी का मतलब यहां पर है कि जिन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया, जो जिनके अधीन रहकर हमने काम किया, तो हम किसकी कॉलोनी बन गए, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स मतलब जो ब्रिटेन से आए थे, जो इंग्लैंड से आए थे, है ना, जिनको अंग्रेज हम बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इनकी कॉलोनी हमारा इंडिया बना हुआ था। अब 1857 का जो रिवोल्ट हमारे कंट्री के अंदर हुआ, जिसको हम फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट भी बोल सकते हैं, तो यहां से शुरू करके और 1947 तक, ये अप्रोक्सीमेट जो 90 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा, ये ब्रिटिशर्स का रूलिंग पीरियड था। अब ब्रिटिशर्स जो है ये इनका जो स्टार्टिंग के अंदर, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के अंदर आए 1605 में, जब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की 1600 में, तो इनका मेन पर्पज क्या था, ट्रेड करना। और अब ये जो पीरियड मैंने लिख दिया, यहां पर इन लोगों ने क्या किया, रूल किया, लगभग लगभग 90 साल, 100, एक सेंचुरी आप मान सकते हो। तो यहां पर जो रिवोल्ट हुआ, ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट पहली थी, और यहां पर हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इसके बीच में बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से हमें ऐसा लगा कि अब हमें ब्रिटिशर्स को यहां से हटा देना है, इंडिया को इंडिपेंडेंस करना है। और अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस करना है तो हमारे पास प्रॉपरली कोई ना कोई लीडर होना चाहिए जो हमारी कंट्री को रूल करे। हमारे पास वो रूल्स होने चाहिए जिनके तरीके से या जिनकी हेल्प से हम अपने इंडिया को और आगे की तरफ फास्ट फॉरवर्ड करें। ठीक है जी। तो 1928 के अंदर जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल, उस टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सारी की सारी एक जगह पर इकट्ठा हुई, और वो जगह क्या थी, लखनऊ। वो जगह क्या थी, लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। 1928 में ये जो
सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी कहां पर इकट्ठी हुई, लखनऊ के अंदर हो गई। और लखनऊ के अंदर इन्होंने एक अपनी मीटिंग की, एक कमेटी बनाई, और कमेटी के अंदर क्या डिमांड की कि भाई हमारे पास हमारे कंट्री के अंदर एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनेगा, जब हम ब्रिटिशर्स को यहां से निकाल देंगे या ब्रिटिशर्स की पावर को कम कर देंगे, उनकी वैल्यू को कम कर देंगे, डिवैल्यूड कर देंगे। तो लखनऊ के अंदर जो मीटिंग हुई 1928 में, उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया। और उसके बाद 1929 में हम इंडियंस ने, हमारे इंडियंस की तरफ से जो नेहरू जी हैं, तो नेहरू जी ने ये डिमांड की ब्रिटिशर से कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। कौन सा स्टेटस चाहिए भाई, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब अब आजादी, हम अपने कंट्री को अपने तरीके से रूल करेंगे। ये डिमांड की किसने की, नेहरू जी ने। कैसे की, अपनी मर्जी से नहीं, इन सभी की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया के अंदर एक्टिव थी, उन सब का एक ये कह सकते हैं कि निचोड़ था ये, इन सब की डिमांड थी, हम इंडियंस की डिमांड थी। और उसी डिमांड को किसने फुलफिल करने की कोशिश की, पंडित नेहरू जी ने। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस नहीं देंगे, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस नहीं देंगे। भाई नहीं देंगे ना, तो हम क्या करेंगे फिर कि आने वाली जो 26 जनवरी है, आने वाली अब जो 26 जनवरी है 1929 के बाद 1930 की बात हम कर रहे हैं, तो 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हम मानेंगे ही नहीं कि हम गुलाम हैं, और हम हर साल इसी तारीख को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते चले जाएंगे। तो पंडित नेहरू जी ने डिमांड की बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, और उनकी डिमांड को आगे ब्रिटिशर्स के सामने रखा, डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड की। ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया। डिनाई करने के बाद इन्होंने डिक्लेयर क्या किया कि हर 26 जनवरी को हम अपने देश के अंदर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जैन 1950 को अडॉप्ट किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्ट उसको फोर्स में ले आए। ये वजह इस तारीख की है, जो 26 तारीख है, जो 26 जनवरी है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी सारी यहां से शुरू हुई। मतलब लगभग 20 साल पहले, 1950 से 20 साल पहले 1930 में यहां हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, और यहीं से इस तारीख की इंपॉर्टेंस शुरू हो गई। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद 1935 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसके अंदर हम इंडियंस की सभी डिमांड्स को कंपाइल किया गया है, और कंपाइल करके एक एक्ट बना दिया गया, जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से दे दिया। हम सब इंडियंस की जो जो डिमांड थी वो सारी की सारी कंपाइल करके इसके अंदर बनाई गई है। तो यहीं से हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादातर यहीं से उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया, क्योंकि यहीं से तो हमारी डिमांड शुरू हुई है। हम लोगों ने डिमांड की कि ये भी हमारे पास होना चाहिए, हमारे देश में ये भी चीज होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो उन सभी चीजों को कंपाइल किया, और इन्हीं सभी चीजों के लिए हमने फिर काम किया, और लगभग 3 साल में हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कैसे बनाएंगे हम देखेंगे आगे। ठीक है जी। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या पीरियड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका टाइम पीरियड है 1939 टू 1945। 1939 टू 1945 जो 6 साल हैं, इसमें हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ब्रिटिशर जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इन्होंने हमसे क्या कहा कि भाई फिलहाल वर्ल्ड वॉर चला हुआ है, आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, आप लोग हमारी हेल्प करो, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ो, ब्रिटेन की तरफ से लड़ो। वर्ल्ड वॉर जब भी खत्म होगा, इसका चाहे रिजल्ट जो भी रहे, ब्रिटेन हारे या ब्रिटेन जीते, वर्ल्ड वॉर के जो अलाइड पावर और जो दूसरी हमारी एक और पावर थी, एक्सिल पावर और अलाइड पावर दोनों थी, तो जो भी रिजल्ट रहे, हमें नहीं पता कि क्या रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा,
हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे और आप अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हो और अपने तरीके से आप रूल कर सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि हम चले जाएं अभी छोड़ के और आपके देश को कोई और फिर से गुलाम ना कर ले। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल आप हमें इस चीज के लिए सपोर्ट कर दो। तो हमने क्या किया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। इसी चीज के खिलाफ ब्रिटिशर्स का अपोज करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो ब्रिटिशर्स का हमने अपोज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ बिजी हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और यही हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ब्रिटिशर्स को अभी यहां से भी चोट लग रही है, इधर से भी चोट मारेंगे तो ब्रिटिशर्स जल्दी भाग जाएंगे। तो हमारे पास मौका अच्छा था। तो हम जो इंडियंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उस टाइम पे, तो उन सब लीडर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया। और जितने जितने भी हमारे मेन जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो मास लीडर बोल सकते हैं, जिनके एक नाम से ही या जिनकी एक आइडेंटिटी से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको मास लीडर बोलते हैं। अब जैसे मान के चलें कि मैं गांधी जी का नाम ले रहा हूँ फिलहाल, गांधी जी मास लीडर थे। तो जैसे ही लोगों को पता लगा कि गांधी जी पहुंचने वाले हैं, तो चाहे वो एक रूमर्स फैला दिया गया, तो वहां पर लाखों लोग वैसे ही पहुंच जाते थे गांधी जी की बात सुनने के लिए, गांधी जी को देखने के लिए, उनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी है, तो जैसे ही वो पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो गांधी जी हैं वैसे ही थे, वो मास लीडर थे। तो इन जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद ये अकेला और आखिरी मूवमेंट हमारे इंडिया को आजाद कराने के लिए, ये कह सकते हैं कि आखिरी मूवमेंट ऐसा था जो बिना किसी लीडर की लीडरशिप में लड़ा। सारे के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, अलग अलग जगह पर जेल में डाल दिया, और फिर ये इंडिपेंडेंटली चला। जो भी आगे आया उसी ने लीड करने की कोशिश की, उनको अरेस्ट करते चले गए। बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, चोट भी लगी, मारे भी गई। ठीक है जी। लास्टली 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जो हमारा जापान है, जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी दो जो जगह है, वहां पर न्यूक्लियर अटैक किया अमेरिका ने, और जापान ने सरेंडर कर दिया। जैसे ही सरेंडर किया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म, अब जैसे इन्होंने कहा था, प्रोमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम आपके कंट्री को इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे। ठीक है जी, चले जाओ। तो इन्होंने कहा 1946 में कि आप अपन, अब यहां पर देखो, यहां एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया ईस्ट में, उससे पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में इंडिया में पहुंचा था, तो क्रिप्स मिशन के थ्रू इन्होंने यहां पर ये बातें कही कि भाई आप हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कीजिए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आजाद करके चले जाएंगे। ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हमने सपोर्ट नहीं किया। तो 1946 में जो ब्रिटिशर्स ने जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में ही कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा। किसको भेजा? कैबिनेट मिशन को। ये कब आया? 1946 में। और इन्होंने कहा, अब यहां पर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन जो था, इसके अंदर कितने ब्रिटिशर्स थे या कितने ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे? तो इसमें 3 ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे। कौन कौन से? पहला तो यही थे, कौन? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्हीं की लीडरशिप में ये कमीशन भेजा गया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है जी। तो ये जो 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के अंदर, इन्होंने सबने कहा कि अब हम चाहते हैं कि हम आपके इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दें और आप अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। ठीक है जी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। इन्हें किसने कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा। कैबिनेट मिशन के कहने पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इन्होंने कह दिया। कहने के बाद 6 दिसंबर 1940, अब कहने के बाद 6 दिसंबर 1946 को हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। ठीक है जी। यहां पर ये कह सकता हूं
कॉन्स्टिट्यूटेड लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके अंदर टोटल मेंबर कितने थे, स्टार्टिंग के टाइम पर कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था कि ये जो 389 मेंबर्स हैं ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो किसके कहने पर हमने सारा का सारा काम किया, कैबिनेट मिशन के कहने पर। अब कैबिनेट मिशन के कहने पर जब हमने ये काम शुरू कर दिया, कब, इस दिन तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली और इसकी जो पहली मीटिंग हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई और यहाँ पर अलग अलग कमेटियां बनाई गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डिफरेंट कमेटीज बनाई गई। जैसे हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो ड्राफ्ट कमेटी ने किया। फिर और भी इसके साथ साथ कमेटीज थी, जैसे यूनियन कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी, और जो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के लिए, माइनॉरिटी ट्राइबल रीजन के लिए, एक्सक्लूडेड रीजन के लिए कुछ ये कमेटी बनाई गई थी। कौन कौन सी कमेटी, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो कमेटीज थी, जो अलग अलग कमेटीज थी, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले ड्राफ्ट कमेटी। अब ड्राफ्ट का मतलब है कि ड्राफ्ट करना, यानी कि एक रो फॉर्म में ड्राफ्ट करना किसी भी चीज को, कि ऐसा ही कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ड्राफ्ट कमेटी बनाई। और ड्राफ्ट कमेटी की लीडरशिप किसको दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ 6 और भी मेंबर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अलोंग विद द 6 अदर मेंबर्स। अब वो कौन कौन से हैं, मैं कमेटीज के बाद बात करूंगा उनकी भी। तो पहली कमेटी और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है हमारी, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बार बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई कब थी, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब क्या है, ड्राफ्ट का मतलब एक ढांचा तैयार करना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना कि किस टाइप से हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारा जो फ्यूचर पाथ है वो कैसा होने वाला है। तो हम एक प्री प्लान जो बनाते हैं, अपना एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं कि कैसे कैसे हम काम करने वाले हैं, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। तो आजाद होने से पहले, हमारा जो इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री नहीं थे, एक ही कंट्री थी जिसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे। हम हिंदुस्तान कह देते हैं उसको, इंडिया भी कह देते हैं, भारत भी कह देते हैं। तो जो अभी जो फिलहाल 2 अलग अलग देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वो पहले एक ही कंट्री था जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, अब ब्रिटिश इंडिया का जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो 2 अलग अलग डेट में, यानी कि 15 अगस्त को तो 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। और जो ज्योग्राफिकल अगर हम बात करें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से, तो ये 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है जी। लेकिन अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है ब्रिटिश इंडिया। ये क्या बन जाता है, ब्रिटिश इंडिया बन जाता है। तो दोनों को यहां पर जोड़ दिया तो हम दोनों को यहां भी जोड़ देंगे। ठीक है जी। 15 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 29। महीना यही रखेंगे अगस्त, ईयर भी यही रखेंगे 1947। तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को हमारी जो ड्राफ्ट कमेटी है उसको बना दिया गया और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके साथ साथ 6 और भी मेंबर थे जो उनकी हेल्प करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहीं पर है, इसलिए उसके और भी ज्यादा मेंबर्स को बनाया गया था। दूसरा, यूनियन पावर। अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि कैसे कैसे इन कमेटियों के हेड को याद रख सकते हो। यूनियन का मतलब पूरा का पूरा देश, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल कौन करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और अब हम कब की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आजाद हो गया। तो देश आजाद होने के बाद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे देश को संभालने वाले हैं। देश का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यूनियन। तो जहां भी ये वर्ड यूज किया जाएगा, जहां भी यूनियन वर्ड यूज किया जाएगा,
वहां पर आगे चलकर कौन आएंगे, वहां पर आगे चल के कौन आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां भी वर्ड यूनियन यूज किया पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो यूनियन पावर कमेटी हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हेडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है जी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, एक लॉजिक हमें मिल गया। दूसरा प्रोविंशियल, अब जहां भी स्टेट की बात की जाएगी, राइट्स की बात की जाएगी, हमारे अधिकारों की बात की जाएगी, वहां पर आगे कौन आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब स्टेट की बात की जाए, प्रोविंशियल की बात की जाए, या हमारे राइट्स की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, तो यहां पर आगे कौन आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस किस के लिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे अधिकारों की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, माइनॉरिटीज की बात करेंगे, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज जिसको हमने छोड़ दिया, जिनको हमने ये समझ लिया कि ट्राइबल रीजन है, इनको थोड़ा सा अलग रखेंगे, इनके लिए कुछ अलग से राइट बनाएंगे, तो उन एरियाज को लीड किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है जी। अब डॉक्टर अंबेडकर ने तो सारा संभाला, ड्राफ्ट कर दिया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी ने, यानी कि यूनियन वर्ड जहां यूज किया पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, स्टेट की जब हमने बात की, हमारे राइट्स की बात की, सरदार पटेल जी आगे रहे। अब बात कर रहे हैं कि रूल करना या एडमिन का जब काम करना, पूरे के पूरे देश को चलाना है, संभालना है, तो अब संभालने वाले कौन है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किसके नाम पर संभालते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। और पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं की लीडरशिप में तो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हेड कौन थे, वही तो थे। और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो काम हुआ, स्टीयरिंग का काम है या रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये काम किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपको सिर्फ 4 नाम याद, कमेटी हमारी 7 हो गई, नाम सिर्फ 4 याद रखने हैं। सब कुछ ड्राफ्ट करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यूनियन का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, एडमिन करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे राइट्स की बात करें, प्रोविंशियल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। 4 नाम आपको याद रखने हैं। और यहां से मैं कह रहा हूं लिखवा लो, यहां पर लिख के दे सकता हूं, क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। आज तक जब से कंपटीशन एग्जाम की दुनिया चली है तब से लेके आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर, मतलब अगर मैं साल के अंदर 20 पेपर कंडक्ट करवाते, कोई भी बॉडी 20 क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराती है, तो 20 में से 10 या 10 से ज्यादा पेपर्स के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है जी। तो यहां और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट पहले तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता, ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, कब बनाई गई, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर आपको ट्रिक बताई कि कैसे आप याद रख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान जो 2 अलग अलग देश अभी हैं, वो पहले भारत का हिस्सा थे। दोनों जब इंडिपेंडेंस हुए, जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, दोनों को जोड़ देना है। हमने ड्राफ्ट कर दिया 29, महीना वही अगस्त का, ईयर वही 47 का, तो 29 अगस्त 1947 को हमने ड्राफ्ट कमेटी बना ली। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। अब देखो, हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस की बात की। कौन कौन से क्वेश्चंस की बात की, व्हाट बता दिया, वाई बता दिया, है ना, बाय होम भी मैंने बता दिया, बजट एडवाइजर की बात करेंगे, कैसे बनाए ये भी बात करेंगे अभी। ठीक है जी। तो अब कुछ टाइमलाइन की, अब टाइमलाइन से क्वेश्चन जरूर फंसता है, एक क्वेश्चन टाइमलाइन से जरूर फंस जाता है। और यहां पर गड़बड़ ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर कैसे याद रखें इतनी सारी डेट्स को। भाई डेट को याद मत करो, कंसेप्ट को समझो। जब कंसेप्ट को समझोगे ना तो ऑटोमेटिकली इंटरलिंक्ड हो जाएंगी सारी चीजें। इसलिए मैंने सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में लगाई है। सीक्वेंस में लगाओगे तो आपको आपके दिमाग में एक फिल्म बननी शुरू हो जाएगी कि अच्छा उस टाइम पे ये हुआ था, उसके बाद फिर ये कहानी बनी, अच्छा फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वो कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं उनकी टाइमलाइन चलती रहेगी, उनकी कहानी आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी और टाइमलाइन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था,
6 दिसंबर 1946 को कि हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया था, उसका फॉर्मेशन हुआ था कब, 6 दिसंबर को। ठीक है जी, याद रह जाएगा, हमें सिर्फ 6 दिसंबर याद रखना है, अब आगे की कहानी अपने आप याद हो जाएगी। 3 दिन के बाद हमने क्या किया, 9 दिसंबर को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने फॉर्म कर ली उसकी पहली मीटिंग करवा ली। कितनी मीटिंग, पहली मीटिंग कब, 3 दिन बाद। ठीक है, देखो कितनी है पहली मीटिंग, एक उंगली दिखा रहा हूं, उंगली में कितनी लाइन, 1 2 3, 3 है, यानी कि 3 दिन बाद। ठीक है जी, तो पहली मीटिंग 3 दिन बाद कब, 9 दिसंबर 1947। इसमें क्या हुआ, पहली मीटिंग हुई और अब पहली मीटिंग अगर हो रही है तो कोई भी मीटिंग अगर हम करवा रहे हैं तो उसको हेड तो कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई तो उसको लीड करने वाला होगा। तो लीड करने वाले हमारे पास अभी तक डिसाइड नहीं है। तो उस टाइम पर जो कांग्रेस पार्टी थी उसके सबसे एल्डर पर्सन जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी हेड बना दिया गया, उनके साथ साथ जेबी कृपलानी का भी नाम आगे आया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया, टेम्परेरी हेड बना दिया गया। कब, 3 दिन बाद, यानी कि जब असेंबली को फॉर्म किया गया उसके 3 दिन बाद जब पहली मीटिंग हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी हेड बना दिया। ठीक है जी, टेम्परेरी हेड बन गए। अब टेम्परेरी हेड जब ये बने तो जब ये पहली मीटिंग, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मैंने बताया कि 389 मेंबर्स टोटल इलेक्ट किए गए थे, डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। और उन 389 में से जब हमने पहली मीटिंग जिस दिन शुरू की 9 दिसंबर को, तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो ये चाहती थी कि हमारा देश अलग बन जाए, हमारा देश पाकिस्तान एक अलग बने। अब पाकिस्तान तो अलग बन चुका तो जो मुस्लिम लीग जो है इसने बाइकआउट कर दिया कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों बने, जब हमें अपना अलग देश बनाना है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा हमें इंडिया का पार्ट ही नहीं रहना, तो हम क्यों इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, क्यों हम इसके अंदर पार्टिसिपेंट बने। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया इस मीटिंग का, और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कहीं भी मुस्लिम लीग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा। ठीक है जी, 3 दिन बाद हो गई थी। अब रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, एक तो हमने पढ़ लिया, 3 पे चले थे, 3 के बाद 2 दिन का गैप दे दिया। 11 दिसंबर यहां पर इंपॉर्टेंट है भाई, 11 दिसंबर को क्या किया, टेम्परेरी हेड थे, मीटिंग तो लगातार होनी है, टेम्परेरी हेड से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी हेड को हटाकर परमानेंट हेड रखेंगे जिनकी लीडरशिप में सारा का सारा काम होता रहे। तो परमानेंट हेड कौन बना दिया हमने, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जिनकी लीडरशिप में सारा का सारा काम हुआ, जिन्होंने एडमिन का काम संभाला, मैनेजमेंट का काम संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला, तो वो हमारे क्या बन गए, परमानेंट हेड बन गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 11 दिसंबर 1946। ठीक है जी, अब देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कौन सी मीटिंग है जी, सेकंड मीटिंग है, 1-1, 2 एक साथ 1-1 को करोगे तो 11 बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से भी याद कर सकते हो। तो शुरुआत के अंदर कितने मेंबर थे, अभी मैंने बताया कि शुरुआत के अंदर 389 मेंबर्स थे, जिसमें से मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया तो कितने मेंबर हमारे पास बन गए, 299 मेंबर्स बच गए। अब जो 389 मेंबर्स थे, जो शुरुआत में हमने जो डिसाइड किए थे 389 मेंबर हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे, तो ये 389 मेंबर में कौन कौन से मेंबर कितने कहां से लिए गए, तो 292 मेंबर्स तो थे हमारे गवर्नमेंट प्रोविंशियल के, 93 मेंबर्स कौन थे, प्रिंसली स्टेट्स के, और 4 जो मेंबर्स थे ना, ये थे हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल्स थे। यहां से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है भाई, खासकर एसएससी सीजीएल के अंदर आजकल लेवल थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं, तो और भी डिटेल में घुसते जा रहे हैं क्वेश्चन के, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्मली जो आप बुक पढ़ते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब वगैरह पे या कहीं और भी, तो आपको बस यही 2 कंसेप्ट बताते हैं कि टोटल मेंबर 389, बाद में कितने रह गए, 299। भाई ये जो 389 थे इसका अलग अलग तो बता दो कि कहां से कौन कौन जुड़े थे ना। 293 मेंबर्स गवर्नमेंट प्रोविंशियल के थे, 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के थे, 4 मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल के थे। ठीक है जी, ऐसे करके हमारे 389 मेंबर बन गए। इन 389 में से मुस्लिम लीग निकल गई। अब मुस्लिम लीग के मेंबर्स कितने थे, मुस्लिम लीग के मेंबर कितने थे, अब देखो 90 मेंबर्स मुस्लिम लीग के थे, यहां पर मैं लिख देता हूं इधर
90 मेंबर्स। मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स थे? 90 मेंबर्स थे। अब टोटल हमारे पास कितने थे? 389। 389 में से अगर मैं 90 को रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास कितने बचे जी? 299 बच गए। ठीक है, तो ये हमारी पहली टाइमलाइन दिसंबर की। अब आगे बढ़ते हैं जी। और दिसंबर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया 2 दिन बाद ही। क्या? 13 ऑफ दिसंबर। 13 ऑफ दिसंबर को 1946 की ही हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रेजेंट किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है कि कैसे कैसे और किस टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। जैसे हमने ड्राफ्ट किया था उसी टाइप से हमने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास प्रेजेंट करवाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि ऐसा कुछ हमारा संविधान बन के आने वाला है हमारे पास। एक बार इसको आप देख लो। अगर किसी को कोई डाउट लगे, कोई परेशानी लगे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिबेट करते रहेंगे, बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने दिखा दिया और आज ही हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये जितने मेंबर्स हैं सभी को अलग अलग टास्क मिला है, सभी अपने अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट किया जाएगा, फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर आपकी जो डिबेट चलेंगी उनके बाद जब बिल्कुल सारे के सारे लोग एग्री हो जाएंगे फिर हम साइन करेंगे और लास्ट में उसी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उसी को बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो किसने पास किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या नाम दिया गया? प्रीएम्बल। बाद में इसी को हमने क्या नाम दिया? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल को कहते हैं। लो भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक इमेज झलक रही है जिसके अंदर, वो हमारी प्रीएम्बल है। और प्रीएम्बल किसको बनाया गया? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो किसने इंट्रोड्यूस की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी जी? 13 दिसंबर 1940 को। तो वही हमारी प्रीएम्बल बन गई, जिसको हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें, हम भारत के लोग अपनी प्रभुता संपन्न, और वो जो पूरी की पूरी लाइन है वो हमारी प्रीएम्बल है, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोल देते हैं, उद्देशिका भी बोल देते हैं। ठीक है जी, दिसंबर गया हमारा। अब हम अगले साल में आ गए 22 ऑफ जनवरी 1947। जिस साल में हम आजाद हुए उसी साल की हम बात कर रहे हैं, 22 जनवरी की। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया कि भाई ऐसा कुछ बनने वाला है, इसको एक बार देख लो। देख लिया जी। देखने के बाद उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कि ठीक है, ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हम इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं और ऐसे ही बनेगा। तो इसके ऊपर ऐसे इसी तरीके से हमें काम करना है, प्रॉपरली काम करना है। ठीक है जी। देखो यहाँ पर भी 22, यहाँ भी 22। अब कौन सा महीना आ गया? जनवरी से सीधा जुलाई पे 6 महीने का गैप आ गया। जुलाई वो सर्दियों में थे, हम गर्मियों में पहुंच गए। अब गर्मियों में हमने क्या किया? भाई देश तो हम बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं, देश आजाद भी होने वाला है। अब आजाद हो गया तो हमारे पास एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे हमारा नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। अब फ्लैग तो हम बदल रहे हैं बार बार, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो भाई नेशनल फ्लैग भी तो बनाओ। फ्लैग के ऊपर अभी काम चला हुआ है। तो हमने क्या किया? ट्राई कलर जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें स्पाइक्स कितने हैं? 24। ये भाई हमारा नेशनल फ्लैग बन गया, तिरंगा बन गया। तो इस तिरंगे को कब एक्सेप्ट किया गया? 22 ऑफ जुलाई 1947 को हमने क्या कर लिया? नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया कि यही हमारा नेशनल फ्लैग होगा, इसी के नीचे हम काम करेंगे। ये हमेशा लहराना चाहिए, हमेशा ऊपर उठना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, झुकना भी नहीं चाहिए। हमेशा हमारा इंडिया ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। ठीक है जी। तो नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा हो गया? ट्राई कलर, जिसके अंदर जो तिल्लियां बनी है, जो स्पाइक्स बनी है, वो कितनी है? 24। कितनी है? 24। इनका कलर कैसा है जी? ये भी पूछा जाता है। तो कलर कैसा है? नेवी ब्लू। अब ये जो ट्राई कलर हमारा बन गया, इसमें कौन कौन से कलर हैं? इसमें सैफरॉन है जी, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है।
अब कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आपसे मैं डेफिनेटली पूछूंगा कि सैफरॉन किस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट किस कलर को व्हाइट किस चीज को बताता है। ब्लू लिख दिया मैंने व्हाइट की जगह, व्हाइट, सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन, और ग्रीन किस चीज को बताता है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आप लोगों ने बताया तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आप तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। नहीं बताओगे तो फिर मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में, है ना। ठीक है जी, हमने 22 दिसंबर की बात कर ली, 22 जुलाई की। उसके बाद 15 अगस्त, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हम ब्रिटिशर से आजाद हो गए। अब हमारे देश के ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम किसी की कॉलोनी नहीं है, हम किसी के नीचे काम नहीं कर रहे, किसी कोई गुलामी नहीं है। अब हम आजाद हो चुके हैं। कब? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को वी गोट इंडिपेंडेंस, वी गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है जी, यहां तक की कहानी। हमारा इंडिया संविधान बनना शुरू हो गया था, वहां से लेकर इंडिया के आजाद होने तक की कहानी क्लियर। अगर यहां तक कोई डाउट है तो भैया अभी बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है जी, हमने इंडिया को आजाद कर लिया। मैंने आपको एक हिंट बताई थी, 29 अगस्त 1947 के लिए हमने क्या किया था, ड्राफ्ट कमेटी को बनाया था। क्या किया था? ड्राफ्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसको बनाया था, जिसके अंदर हमने टोटल 7 मेंबर बनाए थे, और जो टोटल 7 मेंबर्स थे उनमें से एक को हेड बनाया गया था, और हेड बनने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बन गए थे? इसके हेड बन गए थे, चेयरमैन बन गए थे, चेयरपर्सन बन गए थे। कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, या तो हेड या चेयरमैन या चेयरपर्सन। ठीक है जी। अब उनके अलावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जो 6 मेंबर और भी मैंने बताया था कि टोटल 7 मेंबर थे। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हेड बन गए, उनके साथ साथ 6 और भी मेंबर्स थे। कौन कौन से थे? पहले के एम मुंशी। के एम मुंशी मतलब कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, है ना। हालांकि फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा आपसे, के एम मुंशी लिखा मिल जाएगा, के एम मुंशी नहीं मिला तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी मिल जाएगा, दोनों में से जो भी मिल जाए बता देना। तो पहले मेंबर के एम मुंशी, दूसरे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ये हमारे दूसरे मेंबर थे। तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे एन गोपाला स्वामी अयंगर, एक अय्यर हैं तो दूसरे अयंगर हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर। पांचवें डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब डीपी खेतान की हो गई थी भाई बीच में डेथ, बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई, डेथ हो गई। तो इनको रिप्लेस किसने किया? टी टी कृष्णामाचारी। कई बार ये टी टी की जगह टीसी भी लिखा जाता है, टीसी कृष्णामाचारी या टीटी कृष्णामाचारी, जो भी आ जाए दोनों में से वही सही है। और लास्ट थे हमारे बी एल मित्र। अब बी एल मित्र की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, तो तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा कोई फायदा नहीं है इस कमेटी का पार्ट बनना। तो इनको रिप्लेस किसने किया? एन माधव राव को बी एल मित्र की जगह रिप्लेस किया गया। ठीक है जी, यहां तक की कहानी कंप्लीट। और जो बी एन राव है, बी एन राव जो है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर बनाया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द लीगल कॉन्स्टिट्यूएंट हु वाज द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी एन राव। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट तैयार करने वाले कौन थे? शुरू में जिन्होंने 1934 में जिन्होंने बताया था वो थे एम एन रॉय। वो कौन थे? एम एन रॉय। दोनों अलग अलग है, बी एन राव अलग है, एम एन रॉय अलग है। ठीक है जी, याद रखना। और यहां पर एन माधव राव। और जो हमारे टोटल मेंबर्स जो थे, जो 299 मेंबर्स थे, उन 299, अब यहां क्वेश्चन ये भी पूछा जाने लगा कि जो 299 मेंबर्स जो थे हमारे पास, जो बचे थे, उन 299 मेंबर्स में से फीमेल कितनी थी? तो फीमेल्स थी भाई 15, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हर्षा मेहता, हर्षा मेहता। यहां लिख देता हूं मैं, हर्षा मेहता ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहां पर।
ठीक है जी। टोटल 15 फीमेल्स थी, उन 15 फीमेल्स में हर्षा मेहता का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था। यहां तक की कहानी कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब 26 नवंबर 1949 आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब हमने अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर लिया। अब जहां से हमने शुरू किया था 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया था और 26 नवंबर 1949 पे पहुंच गए। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर लिया और उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया कि ठीक है जी, हाँ यही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, यही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमने टोटल 11 सेशंस किए थे। टोटल कितने सेशंस किए थे? 11 सेशंस किए थे। और इन 11 सेशंस में 164 डेज हमने क्या की थी? डिबेट की थी। 164 डेज क्या की थी? डिबेट की थी, बहस की थी। जो 11 सेशंस हमारे अलग अलग हुए, उन सेशंस के अंदर हमने क्या डिबेट की थी कि कैसे कैसे अगर ये चीज ऐड कर रहे हैं तो क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, अगर ये चीज निकाल दी तो क्यों निकाली गई, इसका नुकसान क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें डिबेट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये डिबेट जो हुई थी 164 डेज तक हुई थी और सेशंस कितने थे? 11 सेशंस थे टोटल। ठीक है जी। उसके बाद 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, अडॉप्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कर लिया तो उसके लिए अब जितने भी मेंबर्स हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ साइन करवाने हैं। तो जब सारे के सारे मेंबर्स एग्री हो गए तो उन लोगों ने साइन किए। जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसको हमने सिग्नेचर मीटिंग का नाम भी दे दिया, जिसको हमने सिग्नेचर मीटिंग का नाम भी दिया था। यहां लिख देता हूं भाई, सिग्नेचर मीटिंग। जो हमारी लास्ट मीटिंग थी वो हमारी सिग्नेचर मीटिंग थी। कब हुई? 24 जनवरी 1950 में। और इसी दिन जब हमने सिग्नेचर कर दिया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स को ऐड किया गया था, 8 शेड्यूल्स को ऐड किया गया था और 22 पार्ट्स को ऐड किया गया था। अगर एट प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो आर्टिकल्स हमारे सेम है, नंबरिंग में सेम है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे 395 तक। लेकिन अगर इनके सब पार्ट्स को मिला दिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, C, D, E, F, इस टाइप से जो हमारे अलग अलग पार्ट बन गए, तो इस टाइप से अगर हम बनाए तो 464 हमारे आर्टिकल्स बन चुके हैं, शेड्यूल बढ़ चुके हैं और पार्ट्स भी हमारे बढ़ चुके हैं। ये 8 से 12 हो चुके हैं, 22 से 25। नंबरिंग यहां पर चेंज हुई है। नंबरिंग जो है वो 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल में चले गए। 8 के बाद 9 10 11 12 ये भी ऐड हुए। पार्ट्स हमारे वही हैं 22 ही, लेकिन इसके सब पार्ट्स बन गए, जैसे 9 9A, 18 18A, इस टाइप से हमारे सब पार्ट बन गए। जैसे हमारा जो डीपीएसपी जो हमने जोड़ा, डीपीएसपी जो हमारा पार्ट 4 में है, लेकिन 4A में ही हमने क्या कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया। इस टाइप से 9 में पंचायती राज है, 9A में म्युनिसिपैलिटी को जोड़ दिया। इस टाइप से हमने 3 और टोटल जोड़ दिए तो हमारे 25 पार्ट्स बन गए। गिनती में नहीं, गिनती में वही 22 है सब पार्ट मिलाकर। ठीक है जी। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 वो दिन है जिस दिन हमने तिरंगे को लहराया था, अपने देश को रिपब्लिक बनाया था, अपने देश के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था। और इसी दिन हमने अपने देश के संविधान को अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, केम इनटू द फोर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ऑन दैट डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री। और ये जितना भी शुरू हमने 9 दिसंबर से शुरू करके और 26 नवंबर यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया था। तो यहां तक जो टोटल टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा। अप्रोक्सीमेट हम 3 साल कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, 2 years 11 months 18 days। ठीक है जी।
और जब हमारे जनरल इलेक्शन हो गए, हमारी जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट कर ली गई, पहली जो लोकसभा थी, तो उसके स्पीकर बनाए गए कौन? जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवी मावलंकर को हमारा फर्स्ट लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर बनाए गए, यानी कि जो लोअर हाउस जिसको हम पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, अपर हाउस राज्यसभा है तो लोअर हाउस लोकसभा है, तो उसके स्पीकर बनाए गए। और अभी कौन है? अभी है ओम बिरला। तो अभी हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो ओम बिरला हैं, जो पहले थे वो जीवी मावलंकर थे। तो ये कुछ कहानी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब यहाँ पर कुछ चीजें पेंडिंग है। अभी क्या क्या हमें और पढ़ना है कि क्या क्या सोर्सेज थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या क्या सोर्सेज थे, यानी कि कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें ऐड की। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ दिए, है ना। इस टाइप से हमने कंसेप्ट लिए, काम हमने अपने आप अंदर ही किया, अपने देश के पब्लिक की डिमांड को देखते हुए काम किया, लेकिन हमने कंसेप्ट कहीं दूसरी जगह से लिया। तो ये हमारा बनेगा कि सोर्सेज क्या क्या हैं। फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है जी, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या या किस किस तरीके से अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस किस टाइप से इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा, ये भी बातें करने वाली हैं। तो आज की वीडियो सेशन के अंदर हम इतना ही करेंगे। बाकी जो और जो चीजें अभी अभी मैंने डिस्कस की वो आपके सामने बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और उस तक मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है। होमवर्क ये है कि जो आपका ट्राई कलर है, जो हमारे इंडिया का जो हमारा ट्राई कलर है, जो हमारी प्राउड मूवमेंट है, तो उसके अंदर जो 3 कलर है सैफरॉन, व्हाइट और ग्रीन, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने भी बच्चे, जितने भी दोस्त, जितने भी रिलेटिव, जितने भी फ्रेंड्स आपके आसपास, आपके सर्कल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाह रहे हैं, इतने टफ कंपटीशन में अपने आप को सक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उन सभी को पॉलिटी की रामबाण सीरीज का ये पार्ट जरूर शेयर करना, ताकि उनके लिए भी ये पार्ट एक हेल्पफुल रहे। उनकी जो लाइफ जर्नी है, जो सक्सेस जर्नी जिसको हम कह सकते हैं, उस सक्सेस जर्नी का एक पार्ट ये बन जाए। तो बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।